हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 9 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपके आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। लेकिन यह दिवस कब से मनाया जा रहा है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था। 7 जून 2019 को ही पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। और 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया था। तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, इसी थीम के साथ 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। तो देखो दोस्तों, इस साल 2020 में थीम क्या तय की गई है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने थीम के बारे में कोई भी घोषणा नहीं की है और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया है कि पिछले साल जो थीम थी इसी थीम के साथ यह 2020 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र ने इस साल के लिए कोई थीम जारी नहीं की है, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की थीम भी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस ही रहेगी और यह बात कही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 जून 2019 से 7 जून को पहले खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह हर साल मनाया जाता है 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। लेकिन यह दूसरी बार मनाया गया है, यह बात भी आप याद रख लीजिए। और जब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन 7 दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टेप किसने लॉन्च किया। सी टेप लॉन्च किया है WHO ने। और सी टेप का फुल फॉर्म क्या होता है, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल्स, और इसको विकसित किया है WHO ने। और यहां बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है WHO। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई और WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। और WHO के वर्तमान प्रमुख कौन है, टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। और भारत भी WHO का एक सदस्य देश है और भारत में WHO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से जुड़े इंपोर्टेंट फैक्ट इसी तरह मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, यानी कि समर कैपिटल घोषित किया है गैरसैंण को हाल ही में उत्तराखंड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड और इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल होगी गैरसैंण। तो देखो दोस्तों, पहले तो यहां मैप में कि यह है उत्तराखंड में, यहां सेंटर में स्थित गैरसैंण और जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनने जा रही है। तो उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी और अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। और गैरसैंण चमोली जिले में स्थित एक तहसील है, वो बनेगी समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। और यहां हम बात करते हैं इसी कैपिटल के बारे में। तो देखो, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के लिए मंजूरी दी,
गैरसैंण को भरारी सैण भी कहा जाता है और गैरसैंण में एक ई विधानसभा होगी। राज्य की विधानसभा शीतकालीन राजधानी देहरादून में स्थित है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। और यहां हम जब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहां आप मैप में देख सकते हैं, यहां उत्तर में स्थित है यह उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून, जो इसकी शीतकालीन कैपिटल, लेकिन ग्रीष्मकालीन कैपिटल होगी गैरसैंण। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, यह हम सबको पता है। लेकिन उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, यह भी तो हमें पता होना चाहिए। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और वो भी उत्तराखंड में स्थित है। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस कहां स्थित है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, यह है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस और वो नैनीताल में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नैनीताल। और यह हाल ही में इंस्टीट्यूट सुर्खियों में क्यों है? तो देखो, इसरो ने हाल ही में नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, शॉर्ट में बोले तो ARIES के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? इसरो ने। और इसरो और ARIES ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और इसी बात को लेकर इसरो भी सुर्खियों में है। तो इसरो से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि निम्न में से किस मोबाइल कंपनी इसरो की नाविक तकनीक का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन में करेंगी? तो नाविक, जिसका पूरा नाम होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, और इस तकनीक का उपयोग Xiaomi, जो एक चाइना कंपनी है, वो अपने मोबाइल यानी कि स्मार्टफोन में करने जा रही है। और जब इसरो की बात करते हैं तो हाल ही में किसने व्योम मित्र नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट को प्रदर्शित किया है? तो यह भी इसरो ने डेवलप किया है, व्योम मित्र नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट, और वो भी अंतरिक्ष में जाने वाला है। और जब बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का पूरा नाम क्या होता है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हमारे एक जाने माने साइंटिस्ट विक्रम अंबालाल साराभाई ने की थी। और इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है। और इसरो के स्थापक मैंने बताया विक्रम अंबालाल साराभाई। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति के सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो इसरो का एक आदर्श वाक्य है, मोटो है। चौथा क्वेश्चन, पोषण स्तर बेहतर करने के लिए गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसको नामित किया गया है? तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और इसमें पोषण स्तर बेहतर करने के लिए गठित टास्क फोर्स का अध्यक्ष नामित किया गया है जया जेटली को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जया जेटली, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो मोदी सरकार ने लड़कियों के मां बनने और उनकी शादी से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसकी अध्यक्ष वरिष्ठ नेता जया जेटली को बनाया गया है। और केंद्र सरकार द्वारा गठित इस टास्क फोर्स से 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। और इसीलिए आपको याद रखना है कि इसी टास्क फोर्स का अध्यक्ष है जया जेटली। पांचवा क्वेश्चन, एल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो हर 2 साल में एक बार येल यूनिवर्सिटी द्वारा यह द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें टॉप पर रहा है डेनमार्क देश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क। तो देखो, एल विश्वविद्यालय ने हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो, भारत ने 180 देशों में से कौन सी रैंक हासिल की है? 168वीं रैंक हासिल की है। यानी कि भारत का प्रदर्शन काफी हद तक खराब रहा है। 2018 में
भारत ने 100 में से 27.6 स्कोर किया और 177वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन 2020 में 168वीं रैंक हासिल की है। और रैंकिंग बनाने के लिए लगभग कितने संकेतकों पर विचार किया गया है? 32 संकेतकों पर विचार किया गया है और बाद में यह रैंकिंग जारी की गई है। और अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश EPI यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत से आगे है, यानी कि एकमात्र ऐसा देश है जिसका प्रदर्शन भारत से भी खराब है, जिसका नाम है अफगानिस्तान। और डेनमार्क देश है वो फर्स्ट रैंक पर रहा है और लग्जमबर्ग देश सेकंड रैंक पर रहा है। और यहां एक टर्म आया EPI, तो इसका पूरा नाम भी आप याद रख लीजिए, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो हाल ही में येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है। और आगे बात करें तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। और EPI को विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से तैयार किया जाता है, तो इसीलिए आपको इन दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए। और अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 का आयोजन करने की घोषणा किसने की है? ऑनलाइन नैमिषा 2020 का आयोजन करने की घोषणा NGMA ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है NGMA। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? तो पहले तो यहां गेट पर लगा इस होर्डिंग्स को पढ़िए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, जो NGMA का पूरा नाम है। हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, और वो कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और यह जब हाल ही में ऑनलाइन नैमिषा 2020 कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो इसकी समयावधि क्या है? 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को कलाकारों के साथ अभ्यास करने एवं उनसे सीखने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसी तरह की यहां हाल ही में फायदेमंद की बात है और इसी को लॉन्च किया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स ने। तो हम इसके बारे में भी जान ले। राष्ट्रीय कला संग्रहालय बनाने का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1949 में अंकुरित एवं प्रस्फुटित हुआ था, जिसके पश्चात 29 मार्च 1954 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गणमान्य कलाकारों एवं कला प्रेमियों की उपस्थिति में देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने औपचारिक रूप से NMGA की स्थापना की थी। तो यह बात भी आपको याद रखनी है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, और इसके स्थापक कौन है? हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में वेद मारवाह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं वेद मारवाह, वो एक राज्यपाल भी थे और दिल्ली में पुलिस आयुक्त भी थे, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, A और B दोनों। और हाल ही में वेद मारवाह का निधन हो गया है, तो इसके बारे में हम कुछ जान ले। वेद मारवाह ने मणिपुर में 1999 से 2003 तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो मिजोरम में 2000 से 2001 तक और झारखंड में 2003-4 में राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और इससे पहले उन्होंने 1985 से 88 तक दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर भी कार्य किया है। और इसके अलावा उन्होंने ऑन सिविल वार्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नाम मत भूलिएगा, वेद मारवाह, जो एक अच्छे राज्यपाल भी थे और दिल्ली के पुलिस आयुक्त भी थे। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से किस 13 वर्षीय लड़की को गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एम नेत्रा नामक 13 वर्षीय लड़की को गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम नेत्रा, जो यहां आप सेंटर में देख सकते हैं और इसके आसपास उनके पिता और माताश्री है। तो देखो, एम नेत्रा नामक 13 वर्षीय लड़की ने अपने पिता सी मोहन द्वारा उनकी शिक्षा के लिए बचाए 5 लाख रुपए लॉकडाउन के दौरान
गरीबों को आवश्यक वस्तुओं मुहैया कराने के लिए खर्च करने के लिए मना लिया था और 5 लाख रुपए का दान किया था, जो इस लड़की की शिक्षा के लिए बचाए गए थे। और तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति परिसंघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया है। और नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन सम्मेलनों में बोलने का अवसर भी दिया जाएगा। इसलिए आपको नाम याद रखना है एम नेत्रा, जो एक 13 साल की लड़की है और उन्होंने 5 लाख रुपए का दान लॉकडाउन के दौरान किया है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही पेट्रापोल बेनापोल सीमा चौकी भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो यह पेट्रापोल बेनापोल सीमा चौकी भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, जिसको हाल ही में खोल दिया गया है और भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। और इसी बात को लेकर पेट्रापोल बेनापोल सीमा चौकी सुर्खियों में है। तो देखो, यह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बोंगाव के निकट बांग्लादेश भारत सीमा पर अवस्थित है। तो एक तरफ यहां देख सकते हैं भारत और दूसरी तरफ है बांग्लादेश। और पेट्रापोल पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण में अवस्थित एकमात्र स्थलीय पोर्ट है और यह एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन भी है। और इसीलिए आपको पेट्रापोल एकीकृत चेक पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए। पेट्रापोल एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से पड़ोसी बांग्लादेश के साथ पुनः द्विपक्षीय व्यापार अब भारत देश शुरू करेगा। और कोविड-19 के मद्देनजर लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार को रोक दिया गया था, लेकिन अब यह व्यापार फिर से शुरू हो गया है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया, वे किस भाषा से जुड़े फिल्मों के अभिनेता थे? तो यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं चिरंजीवी सर्जा वो एक कन्नड़ फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे, जिसका सिर्फ 39 साल की आयु में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कन्नड़। और हम कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? वायुपुत्र फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने समहारा, आद्या, खाकी, सिंगा, अम्मा आई लव यू जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। और आखिरी कन्नड़ फिल्म शिवार्जुना उन्होंने यह शूट की है और मौत की वजह है हार्ट अटैक, और जिसका हाल ही में 39 साल की आयु में निधन हो गया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो पहले तो यहां आप इस अवार्ड को देखिए, जिसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। और इस अवार्ड से हाल ही में जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जावेद अख्तर। वो हमारे भारत के एक प्रसिद्ध गीतकार और प्रख्यात लेखक है और जावेद अख्तर यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और यह पुरस्कार विज्ञान, शोध, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है, जिसने सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत होकर धर्मनिरपेक्षता के प्रति कार्य किया है, उसी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है। और जब बात करते हैं हम रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की, तो यह प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। और रिचर्ड डॉकिंस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, जो सृष्टिवाद के मुखर आलोचक भी थे। इसी की याद में यह अवार्ड दिया जाता है और हाल ही में जावेद अख्तर को यह पुरस्कार मिला है। 12वां क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने निम्न में से किस जंगल के एक भाग में 6 सौर माइक्रोग्रिड का निर्माण किया है? तो हाल ही में सुंदरबन में हमारे WWF इंडिया ने 6 सौर माइक्रोग्रिड का निर्माण किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुंदरबन। और यहां आप देख सकते हैं इस माइक्रोग्रिड को। तो देखो, गैर लाभकारी संस्थान वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने सुंदरबन के एक भाग सत जेल या द्वीप में 6 माइक्रोग्रिड का निर्माण किया है, जिनमें से प्रत्येक में 10 किलोवाट विद्युत की आपूर्ति की जाती है, जो लगभग 600 परिवारों की जरूरतों को पूरा करती है। और इसी बात को लेकर यह सुंदरबन सुर्खियों में है। तो मैंने आपको एक मंथ पहले ही यह क्वेश्चन बताया था कि सुंदरबन क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़कर
वर्ष 2019-20 में कितनी हो गई है? तो 96। अब सुंदरबन में हमारे बाघों की संख्या हो गई है। और भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को वर्ष 1987 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसीलिए आपको यह फैक्ट भी याद रखना है। और भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और अप्रैल 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया और इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमारे भारत देश में बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया है। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार जनजातीय जिलों में मेगा शैक्षणिक परिसरों का निर्माण करने की योजना बना रही है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य की सरकार जनजातीय जिलों में यह मेगा शैक्षणिक परिसरों का निर्माण करने की योजना बना रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। तो देखो, ओडिशा सरकार जनजातीय जिलों में मेगा शैक्षणिक परिसरों का निर्माण करने की योजना बना रही है, जहां छात्रों को शैक्षणिक तथा खेल कौशल दोनों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसी तरह हाल ही में 3 जिलों में ऐसे मेगा शैक्षणिक परिसरों का निर्माण किया जाएगा। तो देखो, मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज में की जाएगी और इन जिलों में संथाल और भूइया प्रमुख जनजातीय समूह है और प्रत्येक शैक्षणिक परिसर में 3000 जनजातीय छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था होगी। और इसी तरह का हाल ही में कदम उठाया है ओडिशा राज्य की सरकार ने। तो ओडिशा से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, 1 अप्रैल को मैंने आपको बताया था कि हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो उत्कल दिवस बोले तो ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस, जो हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और ओडिशा से जुड़े यह दोनों क्वेश्चन भी आप याद रख लीजिए कि कौन सा बंदरगाह ओडिशा राज्य का एकमात्र मुख्य बंदरगाह है? पारादीप। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? चिल्का। वो कहां पर स्थित है? ओडिशा में। और इसका कैचमेंट क्षेत्र लगभग 3560 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जिसकी रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है, और कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने प्रति वर्ष लाखों पर्यटक भी आते हैं। तो तब दोस्तों मैंने आपको ओडिशा के बारे में डिटेल में बताया था। और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यह है ओडिशा। और ओडिशा में यहाँ तट पर एक व्हीलर द्वीप स्थित है, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। और ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ और इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी। और ओडिशा में जिलों की संख्या है 20। और ओडिशा की हाईकोर्ट का नाम क्या है? कटक में हाईकोर्ट स्थित है। यह बात भी आप याद रख लीजिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया देश के अगले राजदूत होंगे राहुल श्रीवास्तव। और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था रोमानिया। और इसका सही आंसर दिया है मकवाणा सोनल। सुनील वसावा वो गुजरात के भरूच से है। वनकर नितिन कुमार अहमदाबाद से। चुडासमा मोहन जूनागढ़ से। और मनोज वनकर ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। विपेश ठाकुर और सौंदरवा अशोक जो जूनागढ़ से है, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और इसी के साथ साथ डाभी हार्दिक वो भी जूनागढ़ से है। और प्रियंक चौधरी उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा है और वो गुजरात के सूरत से है। तो शैलेश कुमार तबियाड़ उन्होंने भी गुजरात से इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में साल भर 60 कैंपेन का आरंभ किसने किया? यहाँ 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से आपको चॉइस करना है कि साल भर 60 कैंपेन का हाल ही में शुभारंभ किसने किया है, किस क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा।
कल ही मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। यदि आपको याद है तो आंसर लिखिए और साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।